Hello everyone, my name is Sandeep Singh. I am back again with a new topic, GST कंपोजिशन स्कीम। जैसे कि आप सब जानते हैं 1 जुलाई से GST एप्लीकेबल होने वाला है और GST के एप्लीकेबल होने के बाद हमें GST के कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अभी GST को लेके मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ बिजनेस इसको वेलकम कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ बिजनेस इसको अपोज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि GST में काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करना स्मॉल बिजनेस के लिए पॉसिबल शायद नहीं है। ऐसे में कंपोजिशन स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्मॉल बिजनेस अगर आपका है तो आपको कंपोजिशन स्कीम से काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है। यह आपके लिए एक संजीवनी की तरह है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या इसके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस पर्सन है या अगर आप एज अ स्टूडेंट GST के बारे में जानना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी चार्टर्ड विजडम की YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जिसमें आपको GST, इनकम टैक्स, टेली अकाउंटिंग और कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। स्टे कनेक्टेड। GST को फॉलो करने के बाद अगर आप एज अ स्मॉल बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप बन जाते हैं कंपोजिट डीलर तो ऐसे में आपको एक संजीवनी की तरह हेल्प करेगी। आपको GST के स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कंपोजिशन स्कीम? सर, कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं GST के जो स्मॉल बिजनेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए GST में एक बहुत इजी सिस्टम बनाने की कोशिश करी गई है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है GST कंपोजिशन स्कीम में, अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होते हैं और अगर आप कंपोजिट डीलर नहीं एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर है तो जैसे कि आप सब जानते हैं एक नॉर्मल टैक्स पेयर को हर महीने 3 रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। एक रिटर्न फाइल करने की ज़रूरी है सेल की, दूसरी परचेज की और एक होगी मंथली रिटर्न, यानी कि कुल मिला के 12 महीने में हर महीने 3 रिटर्न और एक साल में एक एनुअल रिटर्न। तो आपकी हो जाती है टोटल 37 रिटर्न्स, यानी कि अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको फाइल करनी पड़ेगी 37 रिटर्न्स। वहीं अगर आप कंपोजिशन स्कीम को अपनाते हैं और अगर आप कंपोजिट डीलर बन जाते हैं तो कंपोजिट डीलर को सिर्फ 5 रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत है। कैसे होंगी 5 रिटर्न्स? समराइज्ड रिटर्न्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। जैसे कि अगर आप अभी शायद वैट डिपार्टमेंट में अगर रजिस्टर्ड हैं तो जैसे वैट की जाती है क्वार्टर वाइज रिटर्न, उसी तरीके से कंपोजिट डीलर को फाइल करनी पड़ेगी क्वार्टर वाइज रिटर्न, यानी कि हर 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न, यानी कि पूरे साल में हुई 4 रिटर्न प्लस में एक आपको फाइल करनी पड़ेगी एनुअल रिटर्न, यानी कि ओवरऑल पूरे साल में आपको कुल फाइल करनी पड़ेगी 5 रिटर्न्स। वहीं अगर एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करनी पड़ेगी 37 रिटर्न्स। 37 से सीधा 5 रिटर्न्स पे आना एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आपको इतना कंप्लायंसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप एज अ कंपोजिट डीलर रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को। कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा GST के पोर्टल में एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, और फिर आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो हम लास्ट में बताएंगे। कंडीशन ये है कि आपका टर्नओवर 70 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 70 लाख से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्नओवर का मतलब यह है कि आपका बिजनेस है, उससे जितने भी आप सेल कर रहे हैं और जितना भी आपका रेवेन्यू आ रहा है वो सब है आपका टर्नओवर। टर्नओवर 70 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और सेकंड बात यह है कि बिजनेसेस डीलिंग ओनली इन गुड्स, आप सिर्फ गुड्स में डील करते हो। अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आप रेस्टोरेंट टैक्स पेयर्स हैं तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रेस्टोरेंट के अलावा आप कोई अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका टर्नओवर 70 लाख से
कम हो और आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो, आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं। अगर सर्विस में डील करते हैं तो ओनली रेस्टोरेंट सेक्टर में आप होने चाहिए। रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप किसी और सेक्टर में हैं तो आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ पर्सन, टैक्सेबल पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। अगर आप ऐसे गुड्स सप्लाई करते हैं जिनका जीएसटी एक्ट में जिन पर टैक्स रेट नहीं लगता है तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। और अगर आप सप्लाई करते हैं सर्विसेज की, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि आप रेस्टोरेंट सेक्टर में हो। अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि आप दूसरी स्टेट से सेल या परचेज करते हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी लोकल सेल या परचेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी स्टेट में हैं तो अपनी स्टेट से बाहर आप ना परचेज करेंगे ना सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली में हूँ तो मैं पंजाब के डीलर से सेल या परचेज नहीं कर सकता अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करता फिर तो मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको सिर्फ लोकल सेल परचेज करनी पड़ेगी। आज की डेट में ई कॉमर्स का ज़माना है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, जबोंग, मिंत्रा ऐसी कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऑपरेट कर रही हैं और स्मॉल बिजनेस इनके थ्रू अपना गुड्स बेचते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स इंटरनेट पर बेस्ड होता है और जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। सो अगर आप अपने गुड्स ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन या इनके थ्रू अपने गुड्स को बेचते हैं, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आप कंपोजिट डीलर नहीं कहलाएंगे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट इज मैन्युफैक्चरर्स सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी, अगर अभी तक उन्होंने नोटिफाई नहीं करा है तो अगर वो कुछ नोटिफाई करती हैं कि ये गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो फिलहाल अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई लिस्ट फ्यूचर में जारी होती है तो आपको उसको एक बार कंसल्ट कर लेना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके सपोज 3 बिजनेस है या 4 बिजनेस है या 2 बिजनेस है, जितने भी आपके बिजनेस हैं, अगर वो सेम पेन पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको अगर कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक बिजनेस के लिए अप्लाई करोगे। फिर आपको आपके जितने भी बिजनेस हैं उस सारे बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यू मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेस अंडर द स्कीम। जितने भी आपके बिजनेस हैं वो सबको आपको कंपोजिशन स्कीम में उनके लिए रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके 3 बिजनेस हैं तो आपने एक बिजनेस को तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करा लिया और बाकी 2 में एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर आप रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करते हैं तो आपको सारे ही बिजनेस को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होगा। सपोज आप एक बिजनेसमैन है, आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और आपका फर्नीचर का भी बिजनेस है। सो जो ये लिमिट है टर्नओवर की 70 लाख, ये जो लिमिट है ये ओवरऑल लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आपका टेक्सटाइल बिजनेस के लिए अलग 70 लाख की लिमिट है, फर्नीचर के लिए अलग 70 लाख की लिमिट है या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग 70 लाख की लिमिट है। यानी कि आपके जितने भी बिजनेस हैं सबका ओवरऑल जो टर्नओवर है वो 70 लाख से कम होना चाहिए। अगर वो 70 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपके जितने भी बिजनेस है उनका ओवरऑल टर्नओवर देखा जाएगा। क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा कंपोजिशन डीलर के लिए? सर, टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको सिर्फ 2% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो जीएसटी के नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं 18%, 12% या 28% या 5%, तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आप कंपोजिशन डीलर बन जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा एज अ मैन्युफैक्चरर 2% रेट पर टैक्स जीएसटी। सो इससे आपकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है स्मॉल बिजनेस के लिए। वहीं अगर आप रेस्टोरेंट सेक्टर में हैं तो रेस्टोरेंट सेक्टर में अगर आप हैं तो आपको देना पड़ेगा 5% के रेट से जीएसटी। वहीं अगर आप
ट्रेडर हैं तो ट्रेडर को देना पड़ेगा 1%, यानी कि अगर आप गुड्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 1% के रेट से जीएसटी पे करना होगा। इससे आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। नो नीड टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड। अगर आप कंपोजिट डीलर बन जाते हैं तो सर आपको डिटेल में रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर को रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत है, जैसे परचेज के रजिस्टर, सेल्स, क्या गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, आपका स्टॉक कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कितना अवेल किया है, आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बन जाते हैं कंपोजिट डीलर तो आपको ये रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपोजिशन स्कीम कंपोजिट डीलर के लिए, एक स्मॉल बिजनेस के लिए संजीवनी से कम नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी रिटर्न्स आपको फाइल करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सिर्फ 2 तरीके की रिटर्न फाइल करनी है। नंबर 1 इज GSTR 4। फॉर्म नंबर GSTR 4 में आप फाइल करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न, यानी कि हर 3 महीने में आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर है तो आपको हर महीने 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और कंपोजिट डीलर को 3 महीने में सिर्फ एक बार। और एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे एनुअल रिटर्न, और ये होगी फॉर्म GSTR 9A। GSTR 9 एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है जिसमें आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। वही नॉर्मल टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी GSTR 9 में, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन कंपोजिट डीलर के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्म है, फॉर्म GSTR 9 है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब हम कुछ इसकी डिमेरिट्स की बात करें, कुछ लिमिटेशंस की बात करें कि अगर आप कंपोजिट डीलर बन जाते हैं तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ना आप दूसरी स्टेट से परचेज कर सकते हैं ना दूसरी स्टेट को सेल कर सकते हैं। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो एकदम लोकल बिजनेस होना चाहिए। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा बिजनेस मैं दिल्ली में ही कर सकता हूँ। अगर दिल्ली से मैं बाहर बिजनेस करूँगा, सपोज मैं उत्तराखंड से, यूपी से या आसपास किसी भी स्टेट से अगर मैं डील करूँगा, चाहे परचेज करूँ चाहे सेल्स करूँ, तो मैं कंपोजिट डीलर नहीं बन सकता। कंपोजिशन स्कीम मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। सो ये एक इसका लिमिटेशंस है या इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम को चूज़ करते हैं तो आपका बिजनेस एकदम लोकल बिजनेस हो जाएगा। सेकंड जो एक इसका डिमेरिट हम कहें वो है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है सर, अगर आपने परचेज के टाइम पे ज़्यादा टैक्स पे किया था, सेल्स के टाइम पे कम कलेक्ट किया है, तो जितना आपने एक्स्ट्रा पे किया था वो आपको क्रेडिट मिल जाता है उसका। बट क्योंकि हम कंपोजिट डीलर बहुत ही कम रेट पर टैक्स पे करता है, जैसे हमने टैक्स रेट ऑलरेडी देख लिए कि रेस्टोरेंट सेक्टर में है तो सिर्फ 5%, अगर ट्रेडर है तो सिर्फ 1%, मैन्युफैक्चरर है तो 2%, और वहीं नॉर्मल टैक्स पेयर को टैक्स पे करना पड़ेगा 12%, 28%, 18%, ये चीज़ भी स्लैब रेट में आता है। तो एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर के कंपैरिजन में और कंपोजिट डीलर को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है टैक्स रेट के मामले में, तो इसलिए उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक खुद कंपोजिट डीलर को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, साथ ही साथ अगर वो किसी ऐसे पर्सन को सेल करता है जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर है, सो नॉर्मल टैक्स पेयर का तो राइट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, लेकिन उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप एज अ कंपोजिट डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। टैक्स इनवॉइस का सर मतलब होता है कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से डील करता है या दूसरे बिजनेस को कुछ सामान बेचता है तो टैक्स इनवॉइस इशू करता है। टैक्स इनवॉइस तब इशू होता है जब दोनों बिजनेस रजिस्टर्ड डीलर है, जब दोनों बिजनेस जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और दोनों बिजनेस आपस में डील कर रहे हैं तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। लेकिन एज अ कंपोजिट डीलर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो जब आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो जिसको आप सेल करेंगे, यानी कि जो आपका बायर होगा, वो बायर को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आपके लिए तो एक डिसएडवांटेज है ही है, साथ ही उस पर्सन के लिए भी है जो आपसे डील कर रहा है। सो ये भी एक इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है।
आप स्कीम छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको फॉर्म नंबर GST CMP 01 में अप्लाई करना है। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा और इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और आप कंपोजिशन डीलर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट इज आप जितने भी आप बिल इशू करेंगे उस बिल पे मेंशन होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये लाइन लिखनी कंपलसरी है अगर आप कोई भी बिल इशू करते हैं अपने बिजनेस का एज अ कंपोजिशन डीलर। और अगर आप ये स्कीम से छोड़ना चाहते हैं, सपोज अभी तक आप लोकल सेल करते थे लेकिन अब चाहते हैं अगर आप इंटर स्टेट सेल करें तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कंपोजिशन स्कीम को छोड़ना होगा और उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा GST CMP 04 में, और ये फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिकली फाइल, जैसे कि आपने GST CMP 01 किया था, और इलेक्ट्रॉनिकली GST के कॉमन पोर्टल पे आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम उसका अपना बेस्ट रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।